Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion of labor. Now we have reached to the topic of instrumentation and delivery. Now see what is the indications. Sometimes see maybe mother is having good contraction but she lost the energy or exhausted. So she can't give that final thrust to push out the baby. Means baby को बाहर push out करने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है. ओके और मे बी लेवर इज अबाउट टू गेट ओवर. मे बी लेवर जो है वो ओवर होने वाला है बट जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड है. बट क्या हो रहा है ना कि बेबी का हार्ट रेट कम हो रहा है. सो इस केसेस में भी हम क्या प्रीफर करते हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन प्रीफर करते हैं. सो देयर आर ए लॉट ऑफ इंडिकेशंस ऑफ फोर्सेप्स. नाउ सी द कॉमन इंडिकेशंस ऑफ फोर्सेप्स एंड वैकम. तो इफ फीटल डिस्ट्रेस हो तो हम फोर्सेप्स या वैकम लगाकर बेबी को बाहर निकाल सकते हैं. या टू शॉर्टन द सेकेंड स्टेज को, सपोज हार्ट डिजीज है, अगर किसी को कार्डियक डिजीज है मदर को एंड मदर फोर्स नहीं लगा पा रही है एंड आपको पता है कि मदर फोर्स नहीं लगा पा रही, एग्जॉस्टेड है, तो भी हम जो फोर्सेप्स है उसका यूज़ करेंगे. एंड इफ हार्ट डिजीज है तो इसमें अगर ये फीमेल जो है अगर फोर्स लगाएगी तो क्या होगा? हार्ट फेल्योर भी तो हो सकता है ना. तो इसलिए सेकेंड स्टेज में हार्ट डिजीज़ के केस में, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो उस केस में, या फिर फीमेल एग्जॉस्टेड है तो उस टाइम में भी हम फोर्सेप्स या वैकम लगाकर बेबी की डिलीवरी करते हैं. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी बेबी को निकालने के लिए जो मस्कुलर स्ट्रेंथ की नीड होती है ना, वही मदर को नहीं होती है, क्योंकि एक्सेसरी मसल्स जो है ना, पेल्विक मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, तो वो सब को जोर लगाकर पुश करना होता है ना, तो वो पैरालिसिस में नहीं कर पाएगी. तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज, मैटरनल एग्जॉशन या फिर एपिड्यूरल एनाल्जेशिया में, इन सारे में हम फोर्सेप्स या वैकम लगा सकते हैं. रिमेंबर, एपिड्यूरल एनाल्जेशिया में पेन फील ही नहीं होता है, इसलिए मदर फोर्स नहीं लगा पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि पेन आ रहा है. तो ये हो गए फोर्सेप्स एंड वैकम के कॉमन इंडिकेशंस. नाउ लेट्स सी प्री रिक्विजिट ऑफ फोर्सेप्स और वैकम डिलीवरी. तो रिमेंबर कि पेल्विक एडिक्वेट होना चाहिए. ओके एंड फोर्सेप्स या वैकम के लिए कंसेंट की भी नीड होती है. तो लेबर में मदर तो कोई पेपर साइन नहीं कर सकती ना, तो एक अप्लाइड कंसेंट ही ले लेते हैं मदर से. एंड इफ उसका कोई अटेंडी लाइक उसका हस्बैंड अगर लेबर रूम में हो देन वो भी कंसेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो कंसेंट की नीड होती है फोर्सेप्स लगाने के लिए फिर वैकम लगाने के लिए. ओके ब्लैडर भी एम्प्टी होना चाहिए एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे होने चाहिए. गुड कॉन्ट्रैक्शंस इफ है तभी हम फोर्सेप्स या वैकम लगाते हैं. बिकॉज इफ गुड कंट्रैक्शन प्रेजेंट है तभी वैकम या फोर्सेप्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो रिमेंबर, विथ कंट्रैक्शन मीन्स विद द पीक ऑफ कंट्रैक्शन बेबी को फोर्सेप्स या वैकम से बाहर खींचते हैं. मीन्स जब कंट्रैक्शन बहुत जोर से होता है ना, उस टाइम में हम बेबी को बाहर खींचते हैं. एंड स्टेशन जो है ना वो +2 और लोअर होना चाहिए. हेड जो है वो पर एब्डोमिनल मीन्स एब्डोमेन के ऊपर से फील करें तो लेस देन 1/5 ही पाल्पेबल होना चाहिए. मीन्स हेड जो है वो डीपली इंगेज होना चाहिए. मेम्ब्रेन रप्चर होना चाहिए. एपिड्यूरल एडिक्वेट एनाल्जेशिया होना चाहिए. एंड रिमेंबर, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करने की फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी LSCS अवेलेबल. इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करने की सारी सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए. ओके सो दीज आर द प्री रिक्विजिट ऑफ द फोर्सेप्स. So now see, we have discussed in the previous video that right occipito posterior is the most common among occipito posterior. जो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर है एंड मोस्टली ये रोटेट कर जाता है एंड डिलीवरी हो जाती है. ओके बट एक वेरिएशन मैंने बताया था कि ऑसिपिटो पोस्टीरियर इफ थोड़ा सा रोटेट होकर ऑसिपिटो ट्रांसवर्सी रह जाए, ऑसिपिटो राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्सी बनकर रह जाता है, तो मैं बताई थी कि इस हेड को मैनुअली हम रोटेट करके ऑसिपिटो एंटीरियर बनाते हैं. मीन्स इसको मैनुअली रोटेट करते हैं और ये ऑसिपिट एंटीरियर आ जाता है. ओके ऐसा इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा बेबी को अंदर पुश करके, फिर फोर्सेप्स लगाकर बाहर निकालते हैं. बिकॉज हम जो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स है ना, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स में हम
फोर्सेप्स अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि इसमें सजाइटल सूचर जो है वो ट्रांसवर्स है, ओके, एंड ट्रांसवर्स प्लेन में है सजाइटल सूचर। तो फोर्सेप्स बेबी के फेस पे लगेगा एक साइड में और एक साइड में ऑसिपिट के पीछे लगेगा। सो इससे क्या होगा कि बेबी के आइज डिसलोकेट हो सकती हैं या फिर फेस में इंजरी हो सकती है। सो हम इस बेबी को रोटेट करते हैं, देन ट्रांसवर्स सूचर जब वर्टिकल प्लेन में आ जाता है, आप इस इमेज को देख सकते हो, जब इसको रोटेट करके ये ट्रांसवर्स सूचर जब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में आ जाता है तब ही हम फोर्सेप्स लगाकर बेबी को निकाल सकते हैं। रिमेंबर, इफ इस हेड का थोड़ा रोटेशन कम हुआ मीन्स ये ऑब्लिकली ही हो, पेल्विस में ऑब्लिकली ही हो, ना ही फुली ट्रांसवर्स हो ना ही फुली एंटेरो पोस्टीरियर हो, तो इसे लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री है। इफ लेस देन 45 डिग्री रोटेशन बाकी है, सॉरी लेस देन 45 डिग्री रोटेशन बाकी मीन्स जितना रोटेट होना चाहिए, रोटेट होके ये एंटेरो पोस्टीरियर आना चाहिए, इससे अगर 45 डिग्री बाकी है, आप देख सकते हो इस फिगर में, इफ अगर 45 डिग्री बाकी है देन तभी हम फोर्सेप्स लगा सकते हैं, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं ना कि फर्स्ट ब्लेड को नीचे की तरफ से डालकर घुमाते हैं, यहाँ से फर्स्ट ब्लेड को नीचे से डाल के घुमाते हैं एंड देन सेकेंड ब्लेड लगा के उसके बाद में दोनों को पकड़ के उसके बाद बेबी को बाहर की तरफ खींचते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वांडरिंग एप्लीकेशन, ओके। एंड इससे क्या होता है कि रोटेशन कंप्लीट हो जाती है और तब हम बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। सो रिमेंबर, सजाइटल सूचर एंटीरियर जो एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन है ऑफ आउटलेट है ना उसमें होना चाहिए, ओके। नाउ सी द सेकेंड प्री रिक्विजिट ऑफ द फोर्सेप्स डिलीवरी, सी दिस फिगर, यू नो दैट ये है आपको इस्चियल स्पाइन, आप यहाँ पे देखो ये इस्चियल स्पाइन है, यहाँ पे भी देखो ये इस्चियल स्पाइन है, ओके। एंड यू ऑल्सो नो दैट इस्चियल स्पाइन जो होता है वो मिड पेल्विस होता है एंड यहाँ पे जीरो स्टेशन हम कहते हैं, एंड इसके ऊपर जीरो स्टेशन के ऊपर होता है -1 -2 -3 -4 -5, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड इसके नीचे होता है +1 +2 +3 +4 +5 होता है, ओके। तो ये सारे स्टेशंस होते हैं। सो मैंने आपको पार्टोग्राफ के चैप्टर में बताया था कि जब भी हम पीवी करते हैं ना तो अपने फिंगर से बेबी के हेड एंड इस्चियल स्पाइन को फील करके हम बता सकते हैं कि हेड किस स्टेशन पे है, ओके। इस फिगर में आप देख रहे हो कि हेड को हम स्टेशन हेड का बता सकते हैं यहाँ पे फील करके। सो जीरो स्टेशन पर, सी दिस फिगर, इफ़ अगर बेबी का हेड जीरो स्टेशन पे है तो यहाँ पे हम फोर्सेप्स नहीं लगाते हैं बिकॉज बेबी का हेड अभी जीरो स्टेशन है, मीन्स ये काफ़ी ऊपर है। बट ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखो कि यहाँ पे बेबी का हेड जो है ना वो +2 स्टेशन पे है, ओके। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ इसको, अब देख पा रहे हो यहाँ पे बेबी का हेड है +2 स्टेशन पे, और तो जब भी बेबी का हेड +2 लेवल या उससे नीचे होता है ना तो हम फोर्सेप्स लगा सकते हैं। सी इफ़ हम पीवी करते हैं ना तो हमें फील होता है कि ये ऑसिपिट बोन जो है इस्चियल स्पाइन से रफली 2 सेंटीमीटर नीचे है, मीन्स जो यहाँ पे इस्चियल स्पाइन है यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे फील होता है। तो जब ये ऑसिपिट +2 पर है तो कौन सा डायमीटर इस्चियल स्पाइन पर होगा, तो इस्चियल स्पाइन पे यहाँ पे होगा बेबी का बाइपेराइटल डायमीटर, ओके। सो वी नो दैट मिड पेल्विस, पेल्विस का सबसे नैरो पार्ट होता है, हमें पता है ना कि मिड पेल्विस सबसे नैरो पार्ट होता है, एंड इसमें भी सबसे कम, सबसे जो नैरो होता है मिड पेल्विस में वो होता है आपको इंटर स्पाइनस डायमीटर, जो इंटर दोनों स्पाइन के बीच का जो डायमीटर होता है वो सबसे कम होता है, ओके। सो इंटर स्पाइनस डायमीटर होता है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस सबसे नैरो पेल्विस की डायमीटर से नीचे चला जाता है अगर बाइपेराइटल डायमीटर ऑफ द फीटस, ये जो सबसे नैरो रास्ता है इससे नीचे अगर बेबी का जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट है हेड का बाइपेराइटल डायमीटर, अगर ये बाइपेराइटल डायमीटर जो अगर इससे नीचे आ जाता है +2 स्टेशन पे इफ आ जाता है तो क्या होता है कि जो वाइडेस्ट डायमीटर है वो तो डिलीवर हो गया, ओके। तो इस टाइम में हम फोर्सेप्स अगर लगाते हैं ना तो एक सक्सेसफुल फोर्सेप्स डिलीवरी का चांस होता है, या फिर वैकम भी लगाते हैं तो सक्सेसफुल होता है वो। एंड इफ़ ये हेड जीरो स्टेशन पर है और वहीं पे हमने फोर्सेप्स लगा दिया तो इस वक्त क्या होगा,
अगर हम बेबी को खींचते हैं तो हो सकता है कि इससे ये इस्चियल स्पाइन के लेवल पे जो भी मसल्स है ना उनका टीयरिंग हो जाए, या फिर इस्चियल स्पाइन भी इंजर्ड हो सकती है एंड बेबी का हेड भी इंजर्ड हो जाएगा। इसलिए लो मीन्स +2 स्टेशन और बिलो, जब भी बेबी का हेड +2 स्टेशन पे हो या फिर उससे नीचे आए तभी हम फोर्सेप्स से वैकम लगाते हैं। ओके, सो नाउ सी स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप्स एंड वैकम। तो फोर्सेप्स लगाई जा सकती है फुल्ली रोटेटेड हेड पर। फोर्सेप्स कैन बी अप्लाइड व्हेन द हेड इज फुल्ली रोटेटेड, द sagittal suture is at the and the head lies in the anterior posterior axis of the pelvis। मीन्स जो sagittal suture है ना वो anterior posterior axis of the pelvis में होना चाहिए, एंड या फिर हेड तो फुल्ली रोटेटेड होना चाहिए, एंटेरो पोस्टीरियर होना चाहिए sagittal suture, या फिर लेस देन 45 रोटेशन बाकी हो तभी हम फोर्सेप्स लगा सकते हैं। +2 और जो हेड होता है हेड का लेवल वो +2 स्टेशन या फिर उससे बिलो होना चाहिए। और एक और बात कि फोर्सेप्स हम वर्टेक्स पर ही लगाते हैं। ब्रीच डिलीवरी में आफ्टर कमिंग हेड के डिलीवरी के लिए भी फोर्सेप्स लगाया जाता है। फोर्सेप्स कैन, ये तो हो गया, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इवन इफ द रोटेशन ऑफ द हेड इज पार्शियल, मीन्स लेस देन 45 डिग्री बाकी हो तो। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ब्रीच डिलीवरी में भी आफ्टर कमिंग हेड के लिए हम फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आफ्टर कमिंग हेड, और मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया भी है ब्रीच डिलीवरी में कि पाइपर्स फोर्सेप्स जो है वो लगाते हैं आफ्टर कमिंग हेड की डिलीवरी के लिए। फोर्सेप्स जो है ना वो फेस प्रेजेंटेशन में भी यूज़ होता है। आप सोचोगे फेस प्रेजेंटेशन में क्यों यूज़ होगा, बट फेस प्रेजेंटेशन में इफ मेंटो एंटीरियर फेस है तो उसके डिलीवरी के लिए हम फोर्सेप्स लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकम। तो वैकम हेड के ऊपर लगाते हैं, ओके, साइड में तो नहीं लगाते हैं। सो हम वैकम को रोटेटेड हेड या नॉन रोटेटेड हेड दोनों पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैकम लगाएंगे तो वैकम हमें ऊपर लगाना है, हेड के वैकम ऊपर लगाना है, बट फोर्सेप्स तो साइड में लगाना होता है। तो इसलिए वैकम जो है ना वो हम नॉन रोटेटेड हेड पर भी लगा सकते हैं, उससे बेबी का फेस इंजर्ट नहीं होगा। एंड इससे क्या करते हैं, बेबी को हम खींच सकते हैं एंड ये रोटेट होकर बेबी बाहर निकल आता है। एंड वैकम जो है ना ओनली सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ही लगा सकते हैं। ओके, वैकम कैन नॉट बी यूज फॉर द ब्रीच, यूज फॉर द सिफेलिक प्रेजेंटेशन ओनली। ब्रीच या फेस प्रेजेंटेशन में हम वैकम नहीं लगा सकते हैं। एंड वैकम भी फोर्सेप्स की तरह ही इफ +2 स्टेशन या बिलो अगर हेड हो तो ही हम लगाते हैं, बिकॉज उससे ऊपर इनका फ्लू रेट ज़्यादा होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हमें फोर्सेप्स लगाने के लिए सर्विक्स जो है ना फुल्ली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड चाहिए। फोर्सेप्स लगाने के लिए सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेटेड चाहिए, बट वैकम लगाने के लिए इफ सर्विक्स मोर देन 6 सेंटीमीटर भी डायलेटेड है तो भी हम वैकम लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्सेप्स लगाते हैं ना वो सर्विक्स के अंदर लगाना होता है। ओके, तो इफ लेस देन 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन है ना उसमें अगर हम फोर्सेप्स लगाते हैं तो इससे क्या होगा, वेजाइना एंड सर्विक्स का जो है ना वो टीयर हो जाएगा, मसल्स वहाँ के टीयर हो जाएंगे एंड सर्विक्स बहुत इंजर्ड भी हो सकता है। बट इफ हमें वैकम लगाना है तो आपको पता है कि वैकम बेबी के हेड के ऊपर लगता है एंड इसे साइड से सर्विक्स के अंदर नहीं जाने की ज़रूरत होती है। एंड एक और चीज़ कि इसका कप, वैकम का जो कप होता है ना वो छोटा होता है एंड ये हेड के ऊपर लगाना होता है। तो इसके लिए रफली अगर हेड जो सर्विक्स जो है वो 6 से 7 सेंटीमीटर भी डायलेटेड है ना तो उसमें भी वैकम लग सकता है। एंड धीरे धीरे इस वैकम को 9 to 10 मिनट में वैकम के थ्रू इस बेबी को 9 to 10 मिनट में बाहर निकाल सकते हैं। तब तक सर्विक्स का जो रिमेनिंग 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन है ना वो भी पूरा हो जाता है डिलीवरी होने के साथ साथ। मतलब जैसे जैसे कंट्रैक्शन होगा यूट्रस का, सर्विक्स भी खुलता जाएगा और बेबी भी बाहर आता जाएगा। सो ये हम वैकम में करते हैं। और इफ अगर हमें फोर्सेप्स लगाना है तो हमें सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। ओके, सो फोर्सेप्स कैन बी यूज्ड इन द प्री टर्म बेबी के लिए भी हम फोर्सेप्स यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ केपर।
केपट के प्रेजेंस में भी फोर्सेप्स लगाया जा सकता है, बट वैकम कैन नॉट बी यूज फॉर द प्री टर्म फीटस। वैकम जो है ना वो प्री टर्म फीटस के लिए यूज नहीं किया जाता है, फीटल कोएगुलोपैथी में भी यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बेबी की जो है ना बोन वो सॉफ्ट होती है एंड प्री टर्म बेबी में, एंड जब आप फोर्सेप्स लगाएंगे ना तो इंजरी हो सकती है हेड पे और हीमेटोमा बन सकता है। ओके, एंड जो वैकम है वो केपट के प्रेजेंस में भी लगाया जा सकता है, बट सॉरी वैकम जो है कैन नॉट बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ केपट। वैकम जो है वो केपट के प्रेजेंस में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि केपट का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, मीन्स उसमें बेबी के हेड में थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होगा ना तो स्किन पे जो पकड़ होता है ना वैकम का वो लूज हो जाता है, इसलिए केपट के प्रेजेंस में हम वैकम नहीं लगाते हैं, बट केपट के प्रेजेंस में हम जो फोर्सेप्स है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्किन पे पकड़ नहीं होना होता है ना, हेड का जो बोन होता है ना उसको साइड से जाके फोर्सेप्स से पकड़ते हैं। ओके, now let's discuss the complication of forceps and vacuum. So remember forceps में maternal complication more than fetal होती हैं forceps की वजह से। तो maternal complication जो forceps से होती हैं वो होती हैं genital tract lacerations and bladder urethral injury भी हो सकती है। नाउ सी फीटल प्रॉब्लम जो होती है फोर्सेप्स से वो होती है कि बेबी के हेड में चोट लगकर ब्लड क्लॉट बन सकता है, जिसे हम सीफल हेमेटोमा भी बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड ब्रूइजिंग हो सकती है, कट्स या लेसरेशन हो सकता है फोर्सेप्स से, या फिर फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है फोर्सेप्स लगाने की वजह से, या फिर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। सी वैकम में फीटल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। ओके, तो वैकम से जो होता है ना वो क्या होता है, स्काल्प इंजरी हो सकती है बेबी को, बिकॉज हेड के स्किन के ऊपर वैकम लगाया जाता है ना, तो स्काल्प इंजरी होगी। इसमें क्या होगा, सीफल हेमेटोमा हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, रेटिनल हेमरेज हो सकता है। ओके, तो इन सारी चीज़ होने का चांस बढ़ता है वैकम से। और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन तो फिर सेम ही है कि जेनाइटल ट्रैक्ट लेसरेशन या फिर टीयर हो सकता है वैकम से, बट ये उतना स्पेसिफिक नहीं है। वैकम से जो होता है मोस्टली वो होता है फीटल प्रॉब्लम है। ओके, नाउ सी जो मैंने सीफल हेमेटोमा बताया वो होता क्या है आखिर, तो जब बेबी के हेड को इंजरी होती है ना डिलीवरी के टाइम में, तो जो पेरीऑस्टियल लेयर होती है, आप इस फिगर में देख पाओगे कि जो पेरीऑस्टियल लेयर मीन्स ये ऑस्टियम है, ये बोन है, और ऑस्टियम के ऊपर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर से जो लेयर है ये है पेरीऑस्टियल लेयर। तो इस लेवल पे क्या होता है ना कि ब्लड कलेक्ट होने लगता है, ब्लड जमा होने लगता है। सी पेरीऑस्टियम हर बोन का अपना अलग अलग होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इस बोन के लिए पेरीऑस्टियम यहाँ से लिमिट है, यहीं से लिमिट है, ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये पेरीऑस्टियम, तो ये लिमिट है। एंड फिर दूसरे बोन के लिए इधर से स्टार्ट है। तो पेरीऑस्टियम जो है हर बोन का अलग अलग होता है। तो इफ सीफल हेमेटोमा होगा तो वो इस पेरीऑस्टियल लेयर पे के ऊपर होता है, इस लेयर के ऊपर होगा, एंड यहाँ पे ये लिमिट होता है। ओके, इस स्काल्प बोन के सूचर से लिमिट हो जाता है, यहाँ पे जो स्काल्प बोन का सूचर है ना यहीं से ये लिमिट हो जाता है। इसलिए इफ़ पेरीऑस्टियम में ब्लड आता है तो उसे हम सीफल हेमेटोमा कहते हैं, बट इफ़ केपट होगा तो वो लिमिट नहीं होता है, बिकॉज केपट जो होता है ना अपर मसल में होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपको पेरीऑस्टियम, इसके नीचे, एंड पेरीऑस्टियम के ऊपर जो लेयर है ना अपर मसल्स जो है इसमें होता है केपट। सी ये सेजाइटल सूचर को क्रॉस कर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेजाइटल सूचर है, लेकिन ये जो केपट है ये क्रॉस कर जा रहा है इसको, बट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो सीफल हेमेटोमा है ना ये सेजाइटल सूचर यहाँ है, और ये पेरीऑस्टियम यहाँ पे लिमिट है बोन से, और यहाँ से ये इधर ही है। ओके, तो सीफल हेमेटोमा जो है वो सेजाइटल सूचर को क्रॉस नहीं करता है, बिकॉज ये स्काल्प बोन के सूचर से लिमिटेड होता है। सो सीफल हेमेटोमा हेड इंजरी की वजह से होता है। ओके, बट केपट सक्सीडेनियम जो है ना जब हेड नीचे की तरफ होता है एंड काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेड के मसल्स में पानी भर सकता है, एंड जो सर्विक्स के
स्ट्रेडलिंग इफेक्ट के वजह से भी हेड के ऊपर एक स्वेलिंग बन सकती है जिसे हम केपर्ड सक्सीडेनियम कहते हैं। ओके, सो केपर्ड सक्सीडेनियम डिसअपियर्स इटसेल्फ ओवर 48 आवर। ये केपर्ड सक्सीडेनियम जो है ना वो 48 आवर्स में खुद ही डिसअपियर हो जाता है। एंड सिफल हेमाटोमा जो है ना इट ऑल्सो डिजॉल्व्स इन फ्यू वीक, ये भी कुछ वीक्स में ठीक हो जाता है। सो डोंट ड्रेन इट। सीफल हेमाटोमा को भी हमें ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इफ़ आप अगर ड्रेन करते हो इससे तो क्या होगा, इन्फेक्शन का चांस और बढ़ेगा और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट सीफल हेमाटोमा जो होता है ना ये पेनफुल भी होता है। एंड ये जो ब्लड है, इसमें जो भी ब्लड है, तो ये जब हीमोलाइसिस होता है ना तो उसकी वजह से ये ब्लड जो है, क्लॉट जो है ये टूटेगा, हीमोलाइसिस होगा तो उससे क्या होगा, बेबी को जॉन्डिस भी हो सकती है। So now let's talk about difference between capered succedaneum and cephal hematoma. तो केपर्ड सक्सीडेनियम जो है ना वो एक सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है एंड इसके जो बॉर्डर है ना वो इल डिफाइंड होते हैं। बट सीफल हेमाटोमा में ब्लड कलेक्टेड होता है, सब पेरियोस्टियल हेमोरेज होता है, ठीक है, ब्लड कलेक्ट होता है एंड इसमें सब पेरियोस्टियल हेमोरेज होता है और ये लिमिटेड बाय द सूचर लाइंस होता है, ये लिमिटेड होता है। और ये जो है केपर्ड सक्सीडेनियम ये डिपेंडेंट हेड के ऊपर होता है लेबर के टाइम में स्वेलिंग के वजह से। ओके, जबकि सीफल हेमाटोमा जो होता है ना वो इंजरी की वजह से होता है। केपर्ड सक्सीडेनियम जो है ना वो बर्थ पर देखा जाता है। ओके, बट सीफल हेमाटोमा जो है ना ये सीन फ्यू आवर आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के कुछ टाइम के बाद देखा जाता है। केपर्ड सक्सीडेनियम कब देखा जाता है, प्रेजेंट एट द बर्थ, बर्थ पे देखा जाता है। एंड ये जो है ना जनरली साइज में इंक्रीज भी करता है। सीफल हेमाटोमा का साइज जो है वो इंक्रीज करता है, इसमें ब्लड होता है एंड कुछ वीक्स एंड मंथ्स पे ये जाके रिजॉल्व होता है, मीन्स कुछ वीक्स लगते हैं इसको ठीक होने में। जबकि केपर्ड सक्सीडेनियम जो है ना इसका साइज इंक्रीज नहीं करता और ये जो है 48 आवर के अंदर में ये ठीक हो जाता है। ओके, एंड इसका साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। 48 आवर में ठीक होगा तो डिक्रीज करेगा साइज एंड धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। एंड जो केपर्ड सक्सीडेनियम है ना इससे कॉम्प्लिकेशन रेयरली ही होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। बट सीफल हेमाटोमा में स्कल फ्रैक्चर मिल सकती है या फिर कोगुलेशन डिफेक्ट हो सकता है या फिर जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, क्योंकि जो ब्लड का हिमोलाइसिस होगा तो जॉन्डिस होगा। एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकता है, मीन्स इफ ज़्यादा इंजर्ड हुआ हेड तो हेड के अंदर भी ब्लीडिंग की प्रेजेंटेशन हो सकती है। सो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कुछ पिकुलरिटीज़ बताई एंड उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया। सो इफ़ आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट induction of labor. So if you have not subscribed my channel yet then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.